स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डिजीज के पार्ट 3 पर। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर की अगर बात की जाए तो वहां पर हमने ट्रिकी वे के अंदर लर्न करने की कोशिश की थी। जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज थी उन सबको हमने एक ही लाइन में क्लियर कर लिया था। लगभग 15 डिजीज के बारे में हमने नाम जाने थे उनके। ठीक है। और जनरल इंट्रोडक्शन जो था बैक्टीरिया का, जीवाणु का, जो जनरल बातें थी, फैक्ट थे, वो सारे हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। अच्छा, दो डिजीज के बारे में हम जान चुके हैं। बैक्टीरियल डिजीज जो हैं, एक तो अपन ने जाना था किसके बारे में, टीबी के बारे में, जिसको हमने नाम दे दिया था राजयक्षमा, जिसको तपेदिक कह दिया था, जिसको श्रेय रोग कह दिया था। एक तो हमने इस पर डिस्कस किया था। एक डिजीज हमने पढ़ी थी लेप्रोसी, है ना, मतलब कुष्ठ रोग, जिसको अपन ने हैंसन का रोग भी कह दिया था। तो इन दोनों डिजीजों पर हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो बची डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज जो है, उन पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं, नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम ले लेते हैं टिटनस को ले लेते हैं। टिटनस जो है, इसी का एक और नाम है, इसी को कहा जाता है लॉक एंड जार डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है। इसी को एक और नाम दिया गया है, धनु स्तंभ भी कहा जाता है। नाम के पीछे फैक्ट है, अभी पता कर लेंगे अपन। ठीक है। अच्छा, इसके पैथोजन के बारे में अगर पूछा जाए, पैथोजन कौन है, पैथोजन का मतलब क्या हो गया, जो रोग पैदा करने वाला है, जो रोग जनक होता है ना। तो रोग जनक कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, एक जीवाणु है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी करके। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी करके 2-3 बार दोहराएंगे, लिख लिख करके याद करेंगे, तभी ये अपने को पैथोजन याद होंगे। क्योंकि एक पैथोजन नहीं होगा, काफी सारे पैथोजन हैं, तो उनके किस प्रकार से लर्न करना है, आप बार बार इसको दोहराते रहें। अच्छा, अब हम जरा बात करें इस टिटनेस के लक्षण के बारे में। सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। तो लक्षण जो है टिटनेस का अगर बात की जाए, पेशियों में, मसल्स के अंदर पेशियों में ऐंठन जो है, अपन यहाँ लिख सकते हैं पेशियों में ऐंठन। प्लस हम यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि जो जबड़े हैं, जबड़ों का लॉक हो जाना। मतलब हम यहाँ ये लाइन कह सकते हैं कि पेशियां जो है वो संकुचित होकर के रह जाती है। ठीक है, मतलब जबड़े हैं तो वो लॉक हो जाते हैं, मतलब आपस में इतना अटैच हो जाता है कि उनको हटा पाना या दूर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो पेशियों में ऐंठन और जबड़ों का लॉक हो जाना, ये स्पेशल फीचर या लक्षण, सिम्टम बात की जाए तो। अच्छा, इसके लिए आप अगर पूछा जाए आपको, एक हम यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जीवाणु जो है, यह जो जीवाणु है, यह जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा, गोबर में, या ये पाया जाएगा धूल वगैरह जो है, मिट्टी वगैरह के अंदर पाया जाएगा। वह ये पाया जा सकता है कहाँ पर, ये जो जंग लगा हुआ लोहा होता है ना, या जंग लगी धातु पर, है ना, मेटल पर या मेटल में ये उपस्थित होता है। इतनी बात जान लेनी है, कहाँ पाया जाएगा। और एक चीज, और इसके जो बीजाणु हैं क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के, जो निष्क्रिय अवस्था में होते हुए भी लगभग 70 से 80 सालों तक, है ना, ये मिट्टी में मतलब निष्क्रिय है, लेकिन जिस दिन भी ह्यूमन ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे उस दिन ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो मतलब ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी भी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां लिख देता हूं, यह जो मतलब टिटनेस है, यह एयर के द्वारा या टच के द्वारा नहीं फैलता। ठीक है, इसका कनेक्शन कैसे होता है, ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे पहुंचता है। तो एक चीज और यहां लिख देता हूं, यह रोग रक्त संपर्क के द्वारा होता है। इस लाइन को आप क्लियर कर लीजिए। यह रोग जो होगा ना तो एरासोल से, ना ड्रॉपलेट से, इन्फेक्शन थेरेपी द्वारा, ना ही हम कह पाएंगे कि छींकने से, स्पर्श से, इन चीजों से नहीं फैलता। यह रोग रक्त संपर्क से फैलता है। मतलब क्या हो गया, जब कभी भी आप मतलब मिट्टी में खेल रहे होते हैं या मिट्टी से आप कांटेक्ट में आए हो, है ना, तो अगर आपकी स्किन में, फिंगर में कहीं पर कट लगा हुआ है,
ठीक है, वहां से होते हुए उस कट वाले एरिया से होते हुए ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एंट्री करेगा। ठीक है, और अगर कट नहीं लगा है ना, तो इस स्ट्रेटम कोर्नियम को, इस स्किन को भेद पाना इस बैक्टीरिया के मतलब अपन कह सकते हैं कि बस की बात नहीं है। ठीक है, कि वो अपनी त्वचा को भेद करके अंदर चला जाए, इतनी कैपेबिलिटी इस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी में क्या किसी भी जीवाणु में, किसी भी वायरस में नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता होगा तभी वो अंदर पहुंचेगा। अच्छा, इसका टीका क्या है? इसके टीके की बात की जाए, अगर इसका टीका जो है उसकी बात की जाए ना तो इसके लिए टीका बना है एटीएस का टीका, जिसको कहा जाता है एंटी टिटनस सीरम, एंटी टिटनस सीरम। यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, लेकिन अभी वर्तमान समय के अंदर जो है एक टीका काम में लिया जाता है जो ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, डीपीटी का जो टीका है, डीपीटी का टीका, या मैं इसको वैक्सीन कह सकता हूं। डीपीटी का टीका जो है ये अभी वर्तमान समय में यूज लिया जा रहा है, क्योंकि ये डीपीटी का टीका 3 डिजीज में हेल्पफुल है, डिफ्थीरिया में, पर्टूसिस मतलब काली खांसी में, और थर्ड जो है टिटनेस के अंदर। इन तीनों के अंदर ये क्या है, हेल्पफुल है। लेकिन एक्चुअल में अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो एटीएस का टीका है टिटनेस के लिए। क्लियर है? तो लक्षण जान लेना है और पैथोजन के बारे में, है ना। तो ये सारी बातें हैं टिटनेस को लेकर के। 4th नंबर डिजीज को लेकर के चलते हैं हम। ठीक है, नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं टाइफाइड की। जो टाइफाइड है जिसको नाम दिया जाता है मोतीझरा। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो टाइफाइड, है ना, टाइफाइड जिसको नाम दिया जाता है क्या, मोतीझरा। ठीक है, मोतीझरा। अच्छा, इसमें एक चीज जान लेनी है आपको, इसका जो रोगजनक है टाइफाइड का वो है साल्मोनेला टाइफी। क्लियर है? लर्न करना ही पड़ेगा इसको तो मान के चलो। अच्छा, लक्षण की बात की जाए टाइफाइड में तो देखो सबसे अच्छा इसका अगर सिम्टम देखा जाए तो दस्त वगैरह लगना है, प्लस आंत्र में संक्रमण है, इन्फेक्शन है, प्लस मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्थिर ज्वर का मतलब क्या हो गया कि लंबे समय तक और कंटिन्यूसली बात की जाए, लगातार बात की जाए तो बुखार बना ही रहेगा, है ना, टाइफाइड के अंदर। स्थिर ज्वर, आंत्र में संक्रमण, ध्वस्त। अच्छा, वमन भी होगा, है ना, प्लस कमजोरी वगैरह, वीकनेस वगैरह है। ठीक है, तो ये हमें जनरली बातें जो हैं देखने को मिलेगा। अच्छा, प्रभावित अंग पूछ लिया जाए कि कौन सा अंग प्रभावित होगा, प्रभावित अंग के बारे में पूछ लिया जाए तो हमें सिंपल सा बताना है, जो आंत्र वाला भाग है, छोटी आंत्र वाला भाग, या डाइजेस्टिव सिस्टम के दो। अगर प्रभावित तंत्र पूछे तो बता देना है क्या, पाचन तंत्र। अच्छा, अगर प्रभावित अंग के बारे में पूछे तो आंत्र में भी कौन, तो छोटी आंत्र जो है वो यहाँ इफेक्टेड होगी इस साल्मोनेला टाइफी से। ओके, लक्षण भी समझ में आ रहा है, रोगजनक भी। अब एक पूछा जाता है टेस्ट कैसे होता है, जो परीक्षण की विधि जो है, जांच की जो विधि है वो कौन सी है, स्टार बना लीजिएगा और यहीं का यहीं इसको लर्न भी कर लो। विडाल टेस्ट, है ना, इसकी जो टेस्ट होता है, जांच की जो विधि है टाइफाइड के लिए वो कौन सी है, विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टेस्ट की जो डिस्कवरी की थी वो विडाल नाम के साइंटिस्ट ने की थी, तभी से क्या नाम पड़ गया, विडाल टेस्ट। अच्छा, अब वैक्सीन क्या दोगे इसको बचने के लिए, टीका कौन सा है, टीका क्या बनाया गया है? तो टीके की अगर बात की जाए ना तो आप याद रखिएगा टाइफाइड का टीका है तो यहां पर टेब मतलब क्या, टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एंड बी, आप याद रख सकते हैं, टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए एवं बी। क्लियर है? ओके, तो वैक्सीन समझ में आ रहा है, परीक्षण, प्रभावित अंग, लक्षण और रोगजनक। ठीक है, टाइफाइड, मोतीझरा, कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं डिजीज पर चलते हैं हम। 5वीं डिजीज में हम ले लेते हैं, 5वीं डिजीज में हम ले लेते हैं किसे, हम ले लेते हैं काली खांसी को। काली खांसी, ठीक है।
और इसी का नाम है, इसी को एक टर्म दिया जाता है पर्ट्यूसिस करके, पर्ट्यूसिस करके, पर्ट्यूसिस करके भी कहा जाता है इसको, पर्ट्यूसिस। ठीक है, काली खांसी हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, सूखी खांसी भी कहते हैं इसको। रोगजनक कौन सा है, तो रोगजनक है इसका बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। आप याद रखिएगा, बोर्डिटेला, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस करके सिंपल सा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। लक्षण क्या है, तो लक्षण यही है, लगातार लगातार सूखी खांसी, सूखी खांसी आएगी, लगातार सूखी खांसी है, प्लस में यहाँ लिख सकता हूं कि बुखार वगैरह है, ज्वर वगैरह है, बुखार, प्लस में यहाँ लिख सकता हूं जैसे सूखी खांसी की बात की जाए तो श्वास लेने में, श्वास लेने में, श्वास लेने में परेशानी, परेशानी दिक्कत आएगी श्वास लेने में। क्यों आएगी दिक्कत, क्योंकि जो अपनी श्वास नली है वहां पर श्लेष्मा का मतलब जमाव हो जाएगा, है ना, उस वजह से यहाँ पर एक और आप लिख लीजिए, खांसते समय, खांसते समय वुप और वुप की आवाज आएगी, है ना, वुप वुप की आवाज इसका सबसे बड़ा लक्षण है, वुप वुप की या वुप वुप की। कई जगह आपको वुप वुप मिलेगा लेकिन एक्चुअल में वुप वुप कहें, वुप वुप कहें की बात है, वुप वुप की आवाज आएगी इस काली खांसी के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लेनी है, प्रभावित अंग पूछ लिया जाए काली खांसी के अंदर तो सीधी सी बात है फेफड़े हैं, लंग्स हैं, और अगर पूछ लिया जाए तंत्र कौन सा प्रभावित होता है तो सीधी सी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम ही तो प्रभावित होगा। अच्छा परीक्षण की बात की जाए, जांच वांच की बात की जाए, यहाँ जांच नहीं बतानी हमें, वैक्सीन पता रखिएगा। और वैक्सीन अगर पूछ ली जाए तो मैंने आपको बता ही दिया है, डीपीटी का टीका जो 3 जगह काम आएगा, डिफ्थीरिया में भी काम आने वाला है, पर्टुसिस में भी काम आने वाला है, और टिटनेस में भी काम आने वाला है ना, तो वैक्सीन डीपीटी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर पे हम लेके चलते हैं, अगर नंबर 6 पे बात की जाए, नंबर 6 पे अगर बात करें तो हम ले लेते हैं किसको, हैजा को, हैजा जिसको कहा जाता है विसूचिका, विसूचिका जिसको एक और नाम दिया गया है कोलेरा, कोलेरा, है ना, कोलेरा। ठीक है, अच्छा रोगाणु कौन सा है तो आप याद रखें विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी करके इसका जीवाणु है। विब्रियो का मतलब हमें पता है, प्रीवियस के अंदर जान लिया था विब्रियो का मतलब हमने, है ना, मतलब कोमा के आकार का जीवाणु है। अच्छा लक्षण क्या है, लक्षण तो है लूज मोशन जिसको दस्त कह सकते हैं, प्लस उल्टी है, प्लस अपन यहाँ लिख सकते हैं निर्जलीकरण, मतलब शरीर से पानी जो है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, बेचैनी है, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो भी बाहर निकल जाएंगे, आयंस वगैरह होंगे वो भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, पानी सारा बाहर निकल जाएगा, दस्त उल्टी, बहुत गंभीर स्थिति होने पर डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसका उपचार क्या करना है, उपचार क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या लेना है, तो आप याद रखिएगा जो ORS का जो घोल है वो पिलाना चाहिए, जो रोगी है उसको तुरंत प्रभाव से ORS का घोल पिलाना चाहिए। अब ये ORS क्या है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया था, निर्जलीकरण को मैंने डिहाइड्रेशन कह सकते हैं अपन, तो वापस हमें उस वाटर की जो वॉल्यूम है बॉडी के अंदर उसको हमें पूर्ति भी तो करनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बाहर निकल गए हैं उसको पूर्ति भी तो करनी है। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे इस हैजे पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसमें होगा क्या, चीनी और नमक का ही तो घोल है एक्चुअल में ये सॉल्यूशन, और क्या है। ठीक है, प्लस चावल का जो मांड का जो पानी वगैरह होता है वो भी पिए तो भी इसमें राहत मिलती है। अच्छा वैक्सीन कौन सी है, टीका कौन सा बनाया गया है, तो सिंपल सा ही टीका है, कोई दिक्कत नहीं, जिसे याद हो जाएगा। बीमारी कौन सी है तो कोलेरा है, तो कोलेरा का टीका या हैजा का टीका आप कह सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, हैजा विसूचिका कोलेरा। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने खोज की थी इसकी, विब्रियो कोलेरी की, ये भी आप थोड़ा आइडिया रखें, और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है।
उपचार फैलता कैसे? देखो, संचरण का एक ही तरीका होता है। हम संक्रामक बीमारियां पढ़ रहे हैं, हम चाहें तो यहाँ पर एक पॉइंट वो बना सकते हैं, किसका? संचरण का, कि यहाँ पर वाहक का काम कौन करता है। तो संचरण का काम देखो, या तो धूल मिट्टी है, या संपर्क से है, या हवा से है, या जल से है, मतलब कोई ना कोई उसको कैरियर होगा जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक लेके जाएगा उस रोग को। और सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाने वाली तो हमारे जो घर में पाई जाने वाली जो घरेलू मक्खी है, जिसको मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, वही घरेलू मक्खी क्या करती है, 30 से भी ज्यादा बीमारियां जो है वो फैलाने का काम करती है। तो मक्खी से तो इतनी एलर्जी करनी है कि घर में आने ही ना दें, क्योंकि अब आएगी कब? नहीं, जब हम साफ सफाई रखेंगे। जितनी ज्यादा क्लीनिंग होगी उतना ज्यादा ये कह सकते हैं कि रोगों से बचा जा सकता है। संचरण में लिखने में लिख सकते हैं, दूषित पानी है ना, दूषित जल है, और दूषित भोजन के सेवन से ये रोग होता है, हैजा, है ना। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाए कि बचाव कैसे करोगे? उपचार तो टीका तो है ही है, इसके अलावा पानी को उबाल करके पिए, ठीक है, ओआरएस का घोल पिए, ट्रीटमेंट हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, और कुछ नहीं है। संचरण में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भले, लेकिन जनरल हमें पता है कि या तो ड्रॉपलेट्स तकनीक जो होती है छींकने से, है ना, तो जो एरासोल होते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उसको भी क्या कर देते हैं, रोगी बना देते हैं, है ना। या कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संपर्क से फैलते हैं, हाथ मिलाने से फैलते हैं, ठीक है। तो कुछ रोग ऐसे हैं जो हवा के माध्यम से पहुंच जाते हैं, कुछ मिट्टी के माध्यम से, ठीक है, कुछ जल के माध्यम से। तो सबके अलग अलग तरीके हैं। किस तरीके से संचरण होता है वो बात भी हम साथ साथ में करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम एक डिजीज ले लेते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूं डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया, जिसको आप कह सकते हो रोहिणी, ठीक है, डिफ्थीरिया। इसकी परीक्षण विधि पूछी जाती है, इसकी जांच कैसे होती है? तो एक टेस्ट है जिसका नाम है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है। सिक टेस्ट, परीक्षण की विधि याद रखिएगा, सिक टेस्ट। रोगजनक क्या है? तो देखो, कोरिनी बैक्टीरियम, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई, कोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लक्षण क्या है डिफ्थीरिया के? तो इसमें क्या होगा कि नाक, गला व ये जो हमारे टॉन्सिल हैं, टॉन्सिल जो होते हैं, जो हमारी फेरिंग्स के आजू बाजू में जो पाए जाते हैं लगभग 6 के आसपास, तो टॉन्सिल पर संक्रमण होता है। और प्लस यहाँ पर संक्रमण के कारण हाँ, हम यहाँ लिख सकते हैं ज्वर है, बुखार आना, प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा जो श्वास लेने में तकलीफ वगैरह है, श्वास लेने में तकलीफ वगैरह, ये जनरली चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर पाया जाता है। श्वास जनरली ज्यादातर, ठीक है, श्वास लेने में तकलीफ, प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं श्वास फूलना, ये जनरल इसके क्या है, सिम्टम्स वगैरह हैं, लक्षण हैं डिफ्थीरिया के, रोहिणी के, है ना। उपचार के लिए आप टीका कौन सा यूज लोगे? तो मैंने बताया था आपको डीपीटी का टीका, डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, है ना। डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इन तीनों में काम आने वाला है डीपीटी का टीका, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिफ्थीरिया वाली डिजीज समझ में आ रही है, अब फैलता कैसे है, संचरण कैसे होता है? तो संचरण इजी सा हमें याद रखना है। ड्रॉपलेट जो मेथड है, ड्रॉपलेट जो तकनीक है, इसके द्वारा, मतलब जो रोगी है, कोई बच्चा है या कोई वयस्क है, उसके छींकने से, खांसने से वो जो एरासोल निकलेंगे वो आसपास के एयर में फैल जाएंगे और वहां से वो स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचेंगे। तो वो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी क्या हो जाएगा, रोगी बन जाएगा, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। वैक्सीन पर स्पेशली आप फोकस कीजिएगा एक तो, ठीक है, रोगजनक पर स्पेशली फोकस करना है। जांच की विधियां सभी डिजीज को लेकर के नहीं है, कुछ डिजीजें हैं जिनकी जांच विधियां हैं, ठीक है, और इन पर सिम्टम्स के बारे में जनरली प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है। कंपटीशन के अंदर ज्यादा प्रश्न पूछेगा वैक्सीन से, किस वैक्सीन, जैसे विडाल टेस्ट है,
तो विडाल टेस्ट किसके लिए है, ठीक है। तो हमें पता है, हमें अभी पीछे ही पढ़ा था, टाइफाइड रोग के अंदर जो परीक्षण विधि है वो कौन सी है, तो विडाल परीक्षण है, ठीक है। अच्छा, मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है वो किसके लिए है, तो हमें पता है पहली डिजीज हमने पढ़ी थी टीबी, ठीक है। तो टीबी में कैसे जांच की जाती है, तो हमें पता है मॉन्टेक्स टेस्ट है। सिक टेस्ट किस रोग का परीक्षण किया जाता है, सिक टेस्ट के द्वारा, घुमा के पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए, डिप्थीरिया या रोहिणी, ठीक है। तो ऐसी बातें पूछी जाती है। वैक्सीन पूछ लिया, ठीक है, कि भाई ये टाइफाइड में कौन सा टीका, तो टेब का टीका, टीएबी का टीका। डिप्थीरिया में कौन सा टीका, तो डीपीटी का टीका। टिटनेस में कौन सा टीका, एटीएस का टीका तो है ही है। इसके अलावा आप कह सकते हो डीपीटी का टीका, जो पर्सनली टीका है वो तो एटीएस है ही है। इसके अलावा जो ट्रिपल फॉर्म में है, जो तीन डिजीज के लिए हेल्पफुल है, वो कौन सा है, तो डीपीटी का टीका, ठीक है। तो यही तो बातें हैं। पैथोजन को आप बार बार दोहराओगे तभी याद होगा, लिख लिख करके याद करना है तभी याद होगा, ठीक है। तो देखते रहिए। हम नंबर 7 पे चलने की, ये 6 नंबर पे डिजीज थी आई थिंक, है ना। 7 पे चलते हैं और 7 पे अपन बात कर लेते हैं, 7 नंबर पे हम बात कर लेते हैं किसकी, मस्तिष्क आवरण शोथ के बारे में। नंबर 7 पे चले, मस्तिष्क आवरण शोथ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, मेनिनजाइटिडिस कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो रोगाणु है वो कौन है, तो आप रोगाणु का नाम भी पता रखें, निस्सेरिया मेनिनजाइटिस। जो रोगाणु है वो कौन है, तो निस्सेरिया मेनिनजाइटिस। अच्छा, लक्षण जानेंगे उससे पहले आप ये जान लो कि प्रभावित अंग कौन सा है। तो मस्तिष्क की जो लहरें हैं, जिसको कहा जाता है मेनिनजेज कहा जाता है, मस्तिष्क, है ना, आवरण, मस्तिष्क आवरण जो मेनिनजेज है, जिसको मेनिनजेज कहा जाता है, तो वो होता है इसका एक्चुअल में टारगेट, ठीक है। अच्छा, लक्षण में क्या लिखोगे, लक्षण में क्या लिख लेंगे अपन, लक्षण की अगर बात की जाए ना, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि ज्वर वगैरह है, बुखार आना सिंपली, प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं उल्टी वगैरह है ना, प्लस यहाँ पर बेचैनी है, ठीक है, सर दर्द रहना है, हेडेक रहना है। और यहाँ पर अपन बात करें तो ज्वर, उल्टी, बेचैनी, सर दर्द वगैरह है, प्लस यहाँ हम लिख सकते हैं कि मस्तिष्क मेरुद्रव में संक्रमण पर गंभीर रूप से प्रभावी, ये ज्यादा प्रभावी डोमिनेंट कब होगा, जब ये मस्तिष्क मेरुद्रव पर क्या करेगा, संक्रमण करेगा, तब ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। मस्तिष्क आवरण शोथ मेनिनजाइटिडिस है, ठीक है। फैलता कैसे है, संचरण कैसे होता है, तो ड्रॉपलेट तकनीक के द्वारा होता है, खांसने छींकने से हो सकता है ना, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकता है, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें कुछ खास, ठीक है। तो वही बातें कर रहे हैं जनरली जो एग्जाम्स में पूछी जाती है और जो हमें जाननी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, उन डिजीज पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन पढ़ लेते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया जिसको क्या कहा जाता है, जिसको अतिसार भी कहा जाता है। यही डायरिया प्रोटोजोआ के द्वारा भी होता है। प्रोटोजोआ में आप देखोगे जियार्डिया प्रजातियां हैं कुछ, है ना। यहाँ जो प्रजातियां हैं जीवाणुओं की वो कौन सी है, तो जनरली साइजेला समूह है जीवाणुओं का जो साइजेला ग्रुप है, साइजेला समूह है, या कुछ और अदर जातियां साइजेला समूह, या इकोलाई जो है उसके द्वारा भी, उसकी भी कई स्पीसीज है, उनके द्वारा भी ये डायरिया या अतिसार होता है।
सबसे अच्छा अगर सिम्टम्स की प्रभावित अंग की बात की जाए तो आप लिख सकते हो आंत्र वाला भाग है, प्लस आप ये लिख सकते हो तंत्र पूछा जाए तो आप कह सकते हो पाचन तंत्र कह सकते हो। ठीक है, आप आंत्र कह दो या डाइजेस्टिव सिस्टम कह दो, होगा क्या। लक्षण क्या है, तो सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो अपन बात करते हैं दस्त, निर्जलीकरण प्लस विद्युत अपघटियों का उत्सर्जन, है ना, दस्त है, निर्जल विद्युत अपघटन का उत्सर्जन है, प्लस आप ये भी लिख सकते हो बेचैनी है। जब ये सब चीजें होगी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कमजोरी भी आएगी, सुस्ती आएगी, वीकनेस आएगी। ठीक है, तो ये जनरल से इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। प्रभावित अंग समझ में आ रहा है, पैथोजन समझ में आ रहा है, इतना काफी है डायरिया के अंदर। ठीक है, अगर 9 नंबर पे अपन बात करें, अगर 9 नंबर पे अपन बात करें तो अपन यहां लेके चल लेते हैं एंथ्रेक्स। हालांकि ये जो एंथ्रेक्स है ये डिजीज कैसी है, ये पशुओं में होने वाला रोग है। यहां हम लिख सकते हैं स्पेशली पशुओं में होने वाला रोग। इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो पशुओं से, मतलब अगर पशुओं से, मवेशियों से बात की जाए तो वहां से मानव तक पहुंचा है ना, और मानव को भी इस रोग ने क्या बनाया है, रोगी बनाया है। तो ऐसी डिजीज, एक चीज जान लेनी है, ऐसी डिजीज जो पशुओं से या अदर जीवों से, अदर एनिमल्स, चाहे वो अपन बर्ड फ्लू की बात करें, चाहे अपन स्वाइन फ्लू की बात करें, है ना, चाहे अपन कोरोना की बात करें, सभी के सभी डिजीज जो अदर जीवों से ह्यूमन में आए हैं, मानव में आए हैं, है ना, यहां लिख सकता हूं मैं, जो ह्यूमन में पहुंच गए हैं, कहां से, पशुओं से या एनिमल से, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, उन रोगों को हम कह देते हैं जूनोटिक रोग कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे रोग जो अदर एनिमल से, चाहे वो एवियन हो, पक्षी हो, या वो कोई पशु हो, है ना, कोई भी और जीव हो, वहां से अगर मानव में आए हैं तो उन रोगों को अपन कहते हैं जूनोटिक रोग। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, जूनोसिस कहा जाता है, जूनोसिस करके टर्म दिया जाता है। क्लियर है। अच्छा, रोगजनक कौन है, तो सीधी सी बात है, सिंपल सा है, बैसिलस एंथ्रेसिस करके। ठीक है, और प्रभावित अंग की बात की जाए तो प्रभावित अंग के अंदर जनरली ज्यादातर तो रेस्पिरेटरी, श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, प्लस एक और प्रकार का एंथ्रेक्स आप देखोगे, है ना, जिसके अंदर त्वचीय एंथ्रेक्स जिसको कह सकते हो, जो त्वचा को इन्फेक्टेड करेगा, वो तो हो गया कौन सा, त्वचीय एंथ्रेक्स। और ऐसा एंथ्रेक्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, या तो आप ये कह सकते हो श्वसनीय एंथ्रेक्स, या आप प्रभावित अंग में ये लिख सकते हो श्वसन तंत्र और त्वचा। ठीक है, ये एंथ्रेक्स के बारे में इतना सा आपको याद रखना है। इसी तरीके से अपन बात करें अपन नंबर 10 पे चलें तो अपन बात कर लेते हैं एसटीडी पर। एसटीडी, ये एसटीडी क्या है, इसी को कहा जाता है वीडी, इसी को कहा जाता है रति रोग भी कहा जाता है, जो बैक्टीरियल डिजीज है ना। वैसे तो खूब सारी है, एड्स भी क्या है, एसटीडी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है, मतलब यौन संपर्क से जो फैलती है। ठीक है, वो सारी डिजीज कौन सी है, वेनेरियल डिजीज तो है ना, रति रोगी तो है। तो ऐसे रोग बैक्टीरियल डिजीज में किन किन डिजीज का नाम आता है। ठीक है, तो नंबर 10 पे अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले सुजाक की, सुजाक, है ना, जिसको एक और नाम दिया जाता है गोनेरिया करके टर्म दिया जाता है। सुजाक के दीजिए या आप गोनेरिया के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रोगजनक की बात की जाए ना अगर,
तो आप याद रखिएगा निस्सेरिया गोनेरियाई, निस्सेरिया गोनेरियाई करके इसका बैक्टीरिया है, जीवाणु है। प्रभावित अंग की बात की जाए तो तंत्र पूछा जाए तो तब तो जनन तंत्र बता देना है क्लियर सा, ठीक है। और प्रभावित अंग पूछा जाए, जनन तंत्र नहीं है ऑप्शन में, तो हम ये भी कह सकते हैं बाह्य जनन, बाह्य जनन अंग प्लस मूत्र मार्ग की जो एपिथेलियम है, जो उपकला है, वहां पर इसका प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। अब लक्षण क्या है, लक्षण में क्या लिख लोगे, सिम्टम्स क्या है? देखो सबसे बड़ा लक्षण तो क्या होगा, मूत्रण के समय जलन होना, है ना, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, है ना। मूत्र विसर्जन के समय, यूरिनेशन के समय, है ना, जलन होगी, असहनीय जलन होगी। प्लस में यहाँ लिख सकता हूँ ये जो अपना जनन, या आप लिख सकते हो मूत्र मार्ग की उपकला पर संक्रमण के कारण क्या होगा, पीले पदार्थ का स्राव होता है, पीले पदार्थ का क्या होता है, स्राव होता है, ठीक है। और यहाँ देखो फीमेल के अंदर, अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में ये जो मासिक चक्र है, मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो भी क्या होता है, इफेक्टेड होता है, मतलब प्रभावित होता है ना। तो एक चीज और जान लो कि जितनी भी एसटीडी है ना, वेनेरियल डिजीज है, वो सारी की सारी फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है, यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है, उसकी लेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, और मेल के अंदर 15 to 20 सेंटीमीटर है ना। तो इन्फेक्शन होने का जो खतरा होगा वो ज्यादा किस में होगा, तो फीमेल में होगा, ये भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। और जननांगों में खुजली होना है, ठीक है, ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं, जनन भाग में खुजली वगैरह होना है, इचिंग वगैरह है, जलन वगैरह है, ये जनरल बातें हमें यहाँ देखने को मिलती है सुजाक के अंदर, गोनेरिया में। संचरण कैसे होता है, इसका जो संचरण होता है वो कैसे होता है, तो सेक्सुअली इंटरकोर्स कह दीजिए, या आप ये कह दीजिए यौन संबंध जो होते हैं, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी हो जाता है, ठीक है। तो बचा कैसे जाए, तो सीधी सी बात है, जितनी भी एसटीडी हैं, जितनी भी वेनेरियल डिजीज है, रति रोग है, यौन रोग है, उन सबसे बचने का एक ही सबसे सरल और सुलभ तरीका है, ठीक है, और वो है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, मतलब सबसे पहले मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में वितरित किए गए 1952 के अंदर, जब परिवार नियोजन का कार्यक्रम चला था, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर इसी HLL ने पूरे इंडिया के अंदर मुफ्त में निरोध बंटवाए थे, ठीक है, ताकि इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल में किया जा सके। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर वेनेरियल डिजीज जितनी भी होगी उन सबसे बचने का एक ही तरीका है, वो है निरोध को अपनाना। मतलब जब भी यौन संबंध बनाते हैं उस टाइम के अंदर निरोध का यूज करना चाहिए। 2 फायदे हैं, एक तो वेनेरियल डिजीज से बचा जा सकता है, बहुत मतलब इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि ना तो किसी को बताया जा सकता है, और छुपाएं भी तो मतलब उसे छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर अगर घुट के मरने से तो क्या फायदा होगा, इससे अच्छा तो बचें। तो बचने का एक ही तरीका है, निरोध का यूज करें। और दूसरा फायदा क्या बता देना है कि जो अवांछनीय या अवांछित जो अपन नहीं चाहते प्रेगनेंसी को, तो उस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, है ना। अवांछनीय जो प्रेगनेंसी है, गर्भधारण है, उससे भी बचा जा सकता है। तो ये 2 फायदे हैं, संचरण बता ही दिया, है ना, यौन क्रियाओं से या यौन संपर्क से, है ना, ये डिजीज ज्यादा होती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है फैलने का। अच्छा, नंबर 11 पे मैं बात कर लेता हूं किसकी,
नंबर 11 पे मैं बात कर लेता हूं सिफिलिस की। सिफिलिस ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, दो ही है। बैक्टीरियल डिजीज में एसटीडी पूछे या वेनेरियल डिजीज में ऐसी वेनेरियल डिजीज जो जीवाणु के द्वारा होती है, तो उसमें दो ही है। बड़े स्तर पर बात की जाए तो दो ही है, एक तो सिफिलिस और दूसरी सुजाकिया गोनेरिया। इसी सिफिलिस को कहा जाता है फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं, या फ्रेंच रोग भी कह दीजिए। फ्रेंच पॉक्स या फ्रेंच रोग के नाम से भी जाना जाता है इस सिफिलिस को। ठीक है, अच्छा रोगजनक क्या है सिफिलिस का, तो वो भी आप याद रखें। ट्रिपोनीमा पेलिडम करके आप याद रख सकते हैं। ट्रिपोनीमा पेलिडम करके। प्रभावित अंग कौन सा है? जनन तंत्र है, बाह्य जनन तंत्र। यहां मूत्र मार्ग की उपकला नहीं है, यहां बाह्य जो त्वचा है वहां पर आप क्या देखोगे, लक्षण में क्या देखोगे? मूत्रण में जलन तो नहीं होगा, यहां देखिएगा। एक तो त्वचा पर फफोले या फोड़े फुंसी वगैरह है, फफोले बन जाना, या मैं लिख सकता हूं घाव बनना। और घाव बनने के कारण क्या होगा? बहुत दर्द भी होगा, है ना, प्लस जलन भी होगी, खुजली वगैरह है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं यहाँ लिख सकते हैं। प्लस अपन पेन दर्द वगैरह है, प्लस जलन वगैरह है, ठीक है, खुजली वगैरह आना है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमें सिफिलिस के अंदर देखने को मिलेंगे। संचरण का मैंने तरीका बता ही दिया है, सेम ही है। जो सुजाक का था वही सिफिलिस का है। ठीक है, और क्या है कैसे है तो वो सारी बातें हमें समझ में आ ही रही है। 12वें नंबर पे अगर मैं बात करूं, नंबर 12 पे अगर मैं बात करूं, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 12 पे अपन बात कर लेते हैं। न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूयॉर्क को अपने ट्रिक बनाया था। मुझे एक दो डिजीज और है बची हुई, याद नहीं आ रही, एक बार ट्रिक से अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं। न्यूमोनिया जो है, न्यूयॉर्क जो है, उस न्यूयॉर्क को काले का से अपन ने क्या बनाया था? काली खांसी। ठीक है, ले से मैंने कहा था ए का स्वर निकल के आ रहा है, तो वहां से एंथ्रेक्स। ठीक है, काले T3 में हमने टीबी, टाइफाइड और टिटनेस। T3 प्लेन की तो प्लेग हमें अभी पढ़ना है, एक तो प्लेग पढ़ना है। ठीक है, प्लेग, प्लेन की, सडनली से हमने दो डिजीज निकाली थी, एक तो सिफिलिस और एक दूसरी कौन सी? सुजाक। सडनली फुल से फूड पॉइजनिंग, है ना, तो इसे भी हम देख लेंगे फूड पॉइजनिंग को। फुल डिमांड है, डी से डिफ्थीरिया। ठीक है, और डायरिया, डिफ्थीरिया भी हो गया, डायरिया भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ह से कौन? हैजा। तो अपन प्लेग पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 13 पे हम चलते हैं प्लेग को लेकर के। प्लेग नंबर 13 पे बात की जाए तो प्लेग का, इसको कहा जाता है काली मौत। ठीक है, इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है। कोरोना से कंपेयर करें तो वहां कोरोना में तो 2% डेथ रेट है, ओनली फॉर 2%। 90% रिकवर हो जाते हैं, लेकिन यहां पर 98% क्या है? डेथ रेट है, मतलब काली मौत इसीलिए कहा गया है। और ये रोग देन किसकी है? चीन की। ये रोग भी कहां से आया है? चीन से आया है। ठीक है, काली मौत कह दिया, प्लेग। अब जरा पैथोजन पे नजर डालते हैं। पैथोजन मतलब इसका रोगाणु कौन है, तो आप याद रखिएगा यर्सीनिया पेस्टिस करके, यर्सीनिया पेस्टिस करके इसका रोगाणु है। और अगर वाहक की बात की जाए, बहुत बार पूछा जाता है वाहक, चूहे के शरीर पर पाए जाने वाले परजीवी पिस्सुओं द्वारा
पिस्सुओं द्वारा फैलता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चूहे के शरीर पर पाए जाने वाला जो परजीवी जो पिस्सू हैं, पिस्सू क्या है तो कीड़े हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर आप देखोगे सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा ही है, और यहाँ पर तो लाखों प्रजातियां हैं कीड़े मकोड़ों की, तो उन्हीं लाखों में से एक ये पिस्सू भी है। ठीक है, और इसी पिस्सू के द्वारा जो है इसको फैलाया जाता है ना, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो चूहे जो हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लेनी है, तभी हम प्लेग से बच पाएंगे। अच्छा, इसका अगर लक्षण की बात की जाए, लक्षण क्या आएंगे तो तेज ज्वर की बात की जाए, है ना, और प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं पूर्णतः शरीर के समस्त तंत्रों पर प्रभाव। समस्त, एक भी तंत्र ऐसा नहीं होगा जहां पर इसका इफेक्ट नहीं होगा, लगभग सभी सिस्टम पर इसका क्या होगा, प्रभाव होगा, मतलब यहाँ पर ये इफेक्ट दिखाएगा, है ना। और फाइनली हम कह सकते हैं कि यह डिजीज जो है, यह रोग 98% तक मृत्यु का कारण बनता है। आप ये भी याद रखें। ठीक है, तो ये 13 डिजीज समझ में आ ही रही है। ठीक है, नंबर 14 पे अगर मैं बात करूं, तो आप यहां लिख सकते हो, फूड पॉइजनिंग, या आप यहां लिख सकते हो खाद्य विषाक्तता। नंबर 14 खाद्य विषाक्तता। ठीक है, इसी को कहा जाता है बोटुनिज्म कहा जाता है ना। बैसिलस बोटुनिजियम प्रकार का जीवाणु है, वायु में पाया जाता है, जो भोजन को खराब करने का जो काम करता है ना, भोजन को वेस्ट करने का जो काम करता है वो यही जीवाणु करता है। और सिम्टम वही है जो डायरिया में थे, जो अतिसार में थे, जो हैजा में थे, वही सिम्टम्स इस फूड पॉइजनिंग में भी देखने को मिलेंगे। तो लगभग हमने 14 डिजीज जो हैं वो क्लियर कर ली है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज इतना ही जानना है। ठीक है, और भी कोई ऐसे कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपना होगा वो वायरल डिजीज पर होगा, लेक्चर जो भी होगा वायरल डिजीज पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।